हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस लर्नर्स। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 HECP का देखेंगे, जिसका नाम क्या है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये सीरीज मैंने स्टार्ट किया है जिसमें कि बाकी के सारे चैप्टर्स हो गए हैं। अब सिर्फ 2 या 3 चैप्टर्स हैं, वो भी 1-2 दिन में अपलोड हो जाएंगे। ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया है, इसमें सिर्फ ये जो क्वेश्चंस हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख करके बनाया गया है। और ये उन बच्चों के लिए कि जिन्होंने अब तक लास्ट मोमेंट तक भी अपनी तैयारी किसी वजह से नहीं हो पाया हो, या कोविड की वजह से, या फिर नोट्स वगैरह नहीं मिलने से, या बुक नहीं मिलने से। तो ये आपको जो क्वेश्चन आंसर मिल रहे हैं, ये पूरे रिपीटेड क्वेश्चन है। और ये बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है, यानी कि अगर आपको लेंदी आंसर्स याद नहीं होते, या मुश्किल होती है, या नहीं है आपके पास, तो एटलीस्ट इतना भी आप लिख के आएंगे तो आप इजीली पास कर सकते हैं। इवन आप अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं अगर आप पूरा सिलेबस कवर करके जाएंगे। शर्त इतना ही कि पूरा सिलेबस कवर करना है, और साथ में मैं आपको पीसीआई का अगर कोई अपडेट आया है तो वो भी आपको बताते चलती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट दिस लेसन, चैप्टर नंबर 7, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफाई डिजीज विद द सुटेबल एग्जाम्पल। यानी कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल को कैसे क्लासिफाई करेंगे, एग्जाम्पल के साथ बताओ। सो आंसर इज डिजीज आर क्लासिफाइड इनटू कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जितने भी डिजीज हैं उनको कैटेगराइज किया गया है, ग्रुप किया गया है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल में। अब कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं? दिस आर द डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होते हैं, यानी स्प्रेड होते हैं। डायरेक्टली भी हो सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली होते हैं। अब ये फर्दर क्लासिफाइड कैसे किया गया है जो कम्युनिकेबल डिजीज है, उसमें फर्स्ट है रेस्पिरेटरी डिजीज। इसका एग्जाम्पल जो है ये है चिकन पॉक्स, मिजल्स, डिप्थीरिया, ट्यूबरक्लोसिस। सेकेंड है इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, पोलियो, हेपेटाइटिस, कॉलरा एंड टाइफाइड। सो क्योंकि कोविड चल रहा है तो इस बार बहुत चांसेस है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम डिजीज जो कि कम्युनिकेबल डिजीज है, इस पे आ जाए, यानी कि टीबी पे आ जाए। ये ज़्यादा इस बार पॉसिबिलिटी दिख रहा है क्योंकि कोविड एंड ट्यूबरक्लोसिस का सिम्टम्स सेम वगैरह है, इसलिए। और ये कम्युनिकेबल डिजीज में आ रहा है तो सिम्टम्स एज वेल एज जो भी प्रिकॉशंस होते हैं, या फिर जो भी इसमें एहतियात बरतना होता है, वो सारी चीज़ें एक जैसी ही हैं। और रिस्पिरेटरी सिस्टम पे वो भी कम्युनिकेबल डिजीज पे आना बहुत श्योर दिख रहा है, इसलिए ये ज़रूर प्रिपेयर कर लेंगे। सेकेंड इज intestinal infection, example is polio, hepatitis, cholera and typhoid. थर्ड इज ऑर्थोपॉड बोन इन्फेक्शन। तो इसमें कॉलरा एंड टाइफाइड बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, वो हम देख लेंगे डिटेल में। थर्ड इज ऑर्थोपॉड बोन इन्फेक्शन। प्लेग एंड मलेरिया, मलेरिया पे भी बहुत पूछा जाता है। फोर्थ इज सरफेस बोन इन्फेक्शन, रेबिस, टेटनस एंड लिप्रोसी, इसमें लिप्रोसी पूछा जाता है। फिफ्थ इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एड्स, सिफिलिस एंड गोनोरिया। एंड नेक्स्ट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का डेफिनेशन, दिस आर नॉट transferred from one person to the another person caused due to the other factor like the smoking, alcohol and lifestyle, for example cancer, diabetes, blindness etc. So ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं होता। तो ये होता किस वजह से है? जैसे स्मोकिंग की वजह से हो गया, या अल्कोहल की वजह से, या फिर हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से हो गया। इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आ रहे हैं? कैंसर, डायबिटीज एंड ब्लाइंडनेस एटसेट्रा। सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मोड ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज। ये जो कम्युनिकेबल डिजीज होता है, इस ये कैसे एक दूसरे से फैलता है, कैसे स्प्रेड होता है, वो देखेंगे। तो इसमें ट्रांसमिटेड टू द होस्ट आइदर बाय द डायरेक्ट ट्रांसमिशन, और सेकंड इज इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है या फिर इनडायरेक्ट, इसको फिर डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन इट इंक्लूड्स द टचिंग, किसिंग और सेक्सुअल ट्रांसमिशन विद द इन्फेक्टेड पर्सन। इसमें फर्स्ट है फिर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, the infectious person, the infection spreads from skin to skin or skin to mucosa. And second is droplet infection. This occurs while coughing, sneezing or talking. The infector's agent is spread as a droplet of the saliva or other secretion. ये droplet infection यानी कि जब एक person जो infected है वो जब बात करता है या छींकता है या फिर खांसी आती है, तो उसके माउथ में से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, यानी कि जो स्लाइवा होता है, जो थूक होता है, उसके ड्रॉपलेट्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चला जाता है जब हम नज़दीक रहते हैं। इसलिए दूरी बनाए रखें, कोविड हो या फिर कोई सा भी ये कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी हो तो। नेक्स्ट इज
रेस्पिरेटरी डिजीजेज इसमें आ जाते हैं। थर्ड है कॉन्टैक्ट विद द सॉइल। सर्टेन इन्फेक्शन ये क्यों होता है, जैसे टेटनस वगैरह होता है वो सॉइल से या फिर जो भी पुराना मेटल्स वगैरह हो उसके कॉन्टैक्ट हमारे ब्लड से हो जाए तो हो जाता है। फोर्थ वन इज द इनोकुलेशन टू द स्किन और द म्यूकोसा। थर्ड काइंड ऑफ ट्रांसमिशन इज थ्रू द contaminated needles and syringe which may contain the organism। ये क्या है, जैसे एक इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको नीडल लगाए, उसको इंजेक्शन लगाए, तो उसका नीडल किसी तरह से दूसरे के ब्लड के कांटेक्ट में आ गया, यानी एक ही यूज एंड थ्रो वाला इंजेक्शन था या नीडल था, हमने उसको प्रिकॉशन नहीं लिया और वही हम बार बार दूसरे पेशेंट को भी लगा रहे, तो एक पेशेंट से वो दूसरे पेशेंट में होने के चांस है। इसमें एग्जाम्पल क्या है, एड्स है। Second is indirect transmission. Indirect transmission में first है vehicle borne. This kind of transmission occurs through the water and the fluid which are contaminated by the causative agent, that is the typhoid, cholera and polio। तो ये vehicle borne इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो infection होता है ये गंदे पानी से या कोई fluid है, कोई हमने फ्लूइड ले लिया, कोई जूस ले लिया या फिर कुछ भी हम खाने पीने की चीज़ ले रहे हैं जो कि कॉन्टामिनेटेड है, तो उससे ये हो जाता है। इसमें एग्जाम्पल है टाइफाइड, कॉलरा, polio। Second is vector borne. This kind of transmission occurs through the insect like the flies, mosquito which are called vector। अब यहाँ vector borne मतलब कि जैसे कि बहुत गार्बेज वगैरह है, कचरा वगैरह घर के बाहर पड़ा हुआ है, वहाँ पे मक्खी बैठ रही है, फिर वही मक्खी मच्छर हमारे घर में आ रहे हैं, हमारे खाने के ऊपर या हमारे हाथ में इधर उधर, हम बिना वॉश किए या हम खाना को बिना गर्म किए हम वो खा रहे हैं, तो क्या होगा, जो फ्लाइज के जरिए, मक्खी मच्छर के जरिए वो जो बैक्टीरिया है, फंगाई है, प्रोटोजोआ है, जो भी है पैथोजन, वो बाहर से वो अंदर आ जाता है। तो डायरेक्ट तो नहीं आया, लेकिन एक वेक्टर के हेल्प से आया, मक्खी मच्छर के हेल्प से आया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए वेक्टर बोर्न। थर्ड इज द एयर बोर्न infection। This kind of transmission occurs through the air when the contaminated person is coughed or they sneezed into the air। तो कोई infected person है, उसने खांसी की, उसने छींक लिया, तो क्या होता है, जो भी उसका सलाइवा है, म्यूकस है और उसमें वो कॉन्टामिनेटेड है विद दैट पैथोजन, तो पैथोजन क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है वो इन्वायरमेंट में, और फिर उसी इन्वायरमेंट में अगर दूसरा अच्छा पर्सन है तो उसको भी होने के पूरे पूरे चांसेस हो जाते हैं। एग्जाम्पल है ट्यूबरक्लोसिस। फोर्थ इज फॉर्माइट बॉर्न। This kind of transmission occur through the articles like the cloth, towel, pencil, book, etc। ये क्या हो गया, अगर इन्फेक्टेड पर्सन ने के वजह से, छींकने से, खांसी करने से उसके जो पैथोजेंस है वो सराउंडिंग के किसी भी चीज़ पे, किसी भी आर्टिकल्स पे, जैसे कि क्लॉथ हो, टॉवल हो, बुक हो, किसी पे भी वो क्या है, वो स्पोर्स या फिर वो पैथोजेंस पड़ा हुआ है और फिर उसी के टच से या फिर किसी वजह से हमारे अंदर चला गया, तो ये चीज़ होने की संभावना हो जाती है। एग्जाम्पल इज डिप्थेरिया एंड टाइफाइड। फिफ्थ इज फिंगर बोन। दिस काइंड ऑफ ट्रांसमिशन ऑकर्स ड्यू टू द कॉन्टामिनेशन हैंड्स एंड फिंगर। जैसे कि अगर हमने खाना खाने या फिर हम वॉशरूम से आए, हमने अच्छे से हाथ वगैरह नहीं धोया और वो पैथोजन हमारे हाथ में ही है, और हमने किसी से शेक हैंड किया या किसी वजह से हमारा कांटेक्ट किसी और से बन गया, तो हमारा जो पैथोजन है वो दूसरे बिना इन्फेक्टेड पर्सन तक भी पहुंच सकता है। ये एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल डायसेंट्री एंड हेपेटाइटिस। थर्ड क्वेश्चन इज राइट द कॉजेटिव एजेंट फॉर द फॉलोइंग डिजीज। अभी फॉलोइंग डिजीज को सिर्फ कॉजेटिव एजेंट बताना है, जैसे कि चिकन पॉक्स जो है ये कम्युनिकेबल डिजीज है और ये होता किससे है, तो ये होता है वेरिसिला जोस्टर, इससे होता है, वायरस से होता है। मिजल्स जो है इट इज ए कम्युनिकेबल डिजीज कॉज्ड बाय द आरएनए पैरामैक्सो वायरस। इन्फ्लुएंजा जो होता है इट इज कॉज्ड बाय द इन्फ्लुएंजा वायरस। ये तो थोड़े याद कर लेने पड़ेंगे। Fourth is diphtheria. It is caused by the Corynebacterium diphtheriae. Fifth is whooping cough. It is caused by the Bordetella pertussis. Sixth is tuberculosis. It is caused by Mycobacterium tuberculosis. Seventh is cholera. It is caused by the Vibrio cholera. Eighth is the typhoid. It is called by the Salmonella typhi. Ninth is the malaria. It is caused by the Plasmodium vivax. And 10th one is tetanus. It is caused by the Clostridium tetani. Leprosy, it is caused by Mycobacterium leprae. 12th is syphilis. It is caused by the Tropema pallidum. AIDS, it is caused by HIV virus।
तो कभी कभी सिर्फ कॉजेटिव एजेंट पूछ लेता है, नहीं तो डिटेल में एक एक कोई भी डिजीज़ का पूछ लेगा। तो इसके डिटेल कुछ डिजीज़ पे मैंने पहले भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, और साथ में जितने भी अपडेट्स आते हैं जो कि फार्मेसी से रिलेटेड होते हैं वो भी मैं अपडेट सर्कुलर्स करती जा रही हूँ थ्रू माय वीडियोस। तो आपको अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी सर्कुलर्स अब तक आए, जो भी कैलेंडर्स आए, जो भी इवेंट्स है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन चेंज हुए, मेरे वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ पे जा करके आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले के भी पूरे लेसन्स अपलोडेड हैं। ये HACCP आपको मिलेगा नहीं, न्यूज़ कोई भी वीडियो आपको मिलते नहीं, क्योंकि ये अब न्यू सिलेबस में नहीं है। इसलिए आप यहाँ से आप स्पेसिफिक आंसर्स लेकर के आप इसके नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट इज द 4th क्वेश्चन, राइट द कॉजेज ऑफ द डिप्थेरिया एंड इट्स प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट। तो क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं कि कोई सा भी एक डिजीज ले लेगा, उसका प्रिवेंशन भी पूछेंगे, कंट्रोल भी पूछेंगे एंड ट्रीटमेंट भी पूछेंगे। तो कॉजेटिव एजेंट क्या है डिप्थेरिया का? इट इज कॉज्ड by Corynebacterium diphtheria. It is affects mostly in the children in the early school years. छोटे बच्चों में होता है ये। सिम्टम्स क्या है? फीवर आता है, ग्रेइश और येलो कलर पैचेस आ जाते हैं नॉन्स्ट्रल पे, टॉन्सिल्स पे, फेरिंग्स पे या फिर लैरिंग्स पे, जैसे छाले जैसा दिखता है अगर मुंह खोल करके बच्चा दिखाए तो। ट्रांसमिशन, इट इज अ ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन फॉर्मेट्स लाइक द टॉवल क्लोथ्स ऑफ द पेशेंट। ये एक से दूसरे को कैसा होता है? तो एक अगर इन्फेक्शस पर्सन है वो स्नीज करेगा, छींकेगा, खांसेगा, तो उसकी जो ड्रॉपलेट्स हैं वो माउथ में से वो सराउंडिंग में आ जाएगा, फिर वो दूसरा कोई बिना इन्फेक्शन वाला बच्चा है या दूसरा पर्सन है उसको होने के चांसेस है, या फिर हम टावल क्लॉथ वगैरह कॉमनली यूज़ कर रहे हैं तो वो होने के चांसेस हो जाते हैं। फिर इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए? तो प्रिवेंटेड बाय द इम्यूनलाइजेशन विद द DPT, इट मस्ट बी गिवन एट अ 6th, 10th एंड 14th मंथ ऑफ द चिल्ड्रन। इसलिए पैदा होते ही ये DPT के 3 टीके लगते ही लगते हैं, एक कंपलसरी है। द बूस्टर डोज इज गिवन एट 1.5 year, ADT इज गिवन एट 5 years। और ये जो वैक्सीन ADT है ये 5 साल में लगता है। और कंट्रोल कैसे कर सकते हैं इसको? नोटिफिकेशन टू द हेल्थ अथॉरिटी, यानी हर एक हॉस्पिटल में, हर एक जो भी हेल्थ से कंसल्ट करता है वहाँ तक ये अवेयरनेस पहुँचाना। सेकेंड इज आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट एट अ होम और हॉस्पिटल। जो पेशेंट को ये हो गया वो दूसरे पेशेंट से, दूसरे लोगों से उनको अलग रखना, आइसोलेट करना। थर्ड इज द चिल्ड्रन शुड नॉट बी सेंट टू द स्कूल एटलीस्ट 2 वीक, 2 वीक तक उसको स्कूल नहीं भेजना, नहीं तो एक बच्चे से कई बच्चों को स्कूल में होने के चांसेस हो जाते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? एक्यूट केस आर ट्रीटेड विद द डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन एट अ डोज ऑफ द 10,000 to 15,000 यूनिट्स। सुटेबल एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, जैसे पेंसिलिन का या एरिथ्रोमाइसिन का शुड बी गिवन। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिव द कॉजेटिव मोड ऑर्गेनिज्म मोड ऑफ ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन, कंट्रोल ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस पे डिटेल देखना है तो मैंने सारे ये TB पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें सब चीज़ आपको मिल जाएगा, पॉजिटिव एजेंट, ट्रांसमिशन, देन प्रिवेंशन, कंट्रोल, और साथ में हमारी गवर्नमेंट ने इसको ख़त्म करने के लिए, जड़ से ख़त्म करने के लिए क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स उठाए हैं वो भी उसमें है, क्योंकि अभी न्यू सिलेबस में हमें सरकार क्या कर रही है उसके बारे में भी हमें सोशल फार्मेसी में बताना है, जो कि HACCP कन्वर्ट हो गया है किसमें, सोशल फार्मेसी में। तो उसमें पूरा डिटेल हमें इन्फॉर्मेशन, तो वो नए बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं और पुराने बच्चों को भी वो यूज़ हो जाएगा, तो आप वो वीडियो देख लेंगे। फिर कॉजेटिव एजेंट कौन है इसमें? तो ये कम्युनिकेबल TB पे आने का बहुत चांसेस है, क्योंकि ये रिस्पायरेटरी और कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि सिमिलर टू द कोविड है, इसलिए इस पे आने के बहुत चांसेस हैं। तो इट इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया से होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। ये कैसे एक से दूसरे को मतलब ये फैलता है, स्प्रेड होता है? तो मोस्टली ये एयर के थ्रू होता है। जब एक जो पेशेंट है जिसको ये हो चुका है ऑलरेडी, जब वो खांसता है या फिर छींकता है तो उसके ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि पैथोजन से, जिसमें बैक्टीरिया होता है, वो सराउंडिंग में फैल जाता है, और फिर जो जो उनके कांटेक्ट में आते हैं उनको भी होने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट इज कमिंग इन कांटेक्ट विद द स्प्यूटम। अगर एक का थूक, अगर वो कोई कॉमन जगह पे थूक रहे हैं और वही फिर बैक्टीरिया इधर उधर दूसरों के पास भी चला जा रहा है, स्प्रेड हो जा रहा है, तो होने के चांसेस है। या फिर ड्रिंकिंग अनबॉइल्ड, अगर हम बिना गर्म किए दूध को पिए और काउ को इन्फेक्शन होगा तो हो जाता है। या फिर पावर्टी, ओवर क्राउडिंग और द पुअर वेंटिलेशन। अब गरीब लोग होते हैं उनमें अलग अलग कितना भी चाहेंगे तो वो पेशेंट को आइसोलेट नहीं कर पाते हैं, इतने रूम्स नहीं होते, या वॉशरूम वगैरह सिमिलर होते हैं, कॉमन होते हैं, तो हम वहाँ
पावर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से क्राउडनेस होता है, यानी पेशेंट चाहते हुए भी हम पेशेंट को अलग थलग, उनको अलग रूम, अलग सेपरेट आइसोलेट नहीं कर पाते हैं, तो ये भी एक बहुत वजह हो जाती है। या फिर जो घर होता है वो वेंटिलेटेड नहीं होता है, तो इसीलिए वहाँ का बैक्टीरिया वहीं पे स्प्रेड होकर के दूसरे को भी बहुत चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, नोटिफिकेशन टू द लोकल हेल्थ अथॉरिटी, यानी कि अगर ये स्प्रेड हो रहा है तेज़ी से, बहुत लोगों को होते जा रहे हैं, तो हेल्थ अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। जैसे कि कोविड में भी हमने देखा कि जैसे ही ये हुआ तो पूरी अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाई गई कि कैसे इससे बचना है, क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट है। तो वैसे ही टीबी को भी आम खास करना पड़ेगा अगर इसे हमें जड़ से मिटाना है तो। सेकेंड इज आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट को अलग थलग रखना है। अर्ली डिटेक्शन, जल्दी से मालूम होते के साथ पहले तो मालूम करना है, इसको इग्नोर नहीं करना है। अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो रही है तो इग्नोर नहीं करना है, हमें डॉक्टर से जाके मिलना है। उसके बाद हमारा एक्सरे वगैरह लिया जाएगा, या फिर मेंटेक्स टेस्ट वगैरह होता है वो करके हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी कि एक्चुअली में हमें ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं है। फोर्थ है इम्यूनलाइजेशन बाय द बीसीजी वैक्सीन। अब बीसीजी के वैक्सीन भी लगाए जाते हैं, उसकी वजह से भी इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। डिटेक्शन ऑफ द केस, बैक्टीरियोलॉजिकल ऑफ द स्टूल फॉर द कंफर्मेशन, और टेस्ट होते हैं जो कि स्टूल का या इसका यूरिन का वगैरह का लिया जाता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि एक्चुअली टीबी है या फिर वो नॉर्मल खांसी है। सिक्स इज द ट्रीट द पेशेंट विद द एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक वगैरह दिया जाता है, इसका प्रॉपर डोज होता है और कंप्लीट डोज लेना पड़ता है। इसमें एग्जांपल दिया हुआ टेट्रासाइक्लिन। डिसइंफेक्शन ऑफ द स्टूल, वोमिट, क्लोथ, रूम एंड यूरिन, यानी कि उनका वॉशरूम वगैरह जो भी पेशेंट का है या क्लोथ वगैरह है उसको सैनिटाइज अच्छा करना है, और उनको सेपरेट हो सके तो उनको सेपरेट आइसोलेट ही देना है। क्वारंटाइन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 डेज, 5 डेज के लिए बिल्कुल वो पेशेंट को आइसोलेट करना है। नाइन्थ इज हेल्थ एजुकेशन, और इसके बारे में अवेयरनेस हर एक को चीज़ लोगों को होनी चाहिए कि टीबी क्या होता है, कैसे फैलता है, इससे कैसे बचना है, सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 6 इज give the causative organism mode of transmission, prevention and control of typhoid। तो causative agent क्या है? इट इज़ ए कम्युनिकेबल डिजीज है, ये भी फैलता है एक से दूसरे को, और इसका जो causative agent है वो साल्मोनेला टाइफी है। और इसके सिम्टम्स क्या है? 3 से लेकर 4 वीक तक फीवर रहता है कंटिन्यूस, और स्टेप वाइज इंक्रीज टू एक्सटेंट ऑफ 1 एवरी डे, और वो जो टेम्परेचर है वो बढ़ता भी जाता है। रिलेटिव ब्राइडिकार्डिया, सीवियर हेडेक, बैक पेन होता है, ड्राई कोटेड टंग, बार बार मुंह सूखता है। ट्रांसमिशन कैसा होता है? तो कॉन्टामिनेटेड फूड से, या फिर वाटर से, या फिर फेसेस या फिर यूरिन से। कॉमन अगर वॉशरूम वगैरह है ना, या फिर कॉन्टामिनेटेड फूड एक ही जगह पे खा रहे हैं, पी रहे हैं एक ही प्लेट में, या एक का जूठा दूसरे को ले रहे हैं, तो होने के चांसेस हैं। इट इज़ ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाय द फ्लाइज, फ्लाइज मक्खियों से भी होता है। प्रिवेंट कैसे करेंगे? तो अर्ली डिटेक्शन, ये तो सबसे बेस्ट है कि जैसे ही हमको कुछ ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उसका डायग्नोसिस करा लें, ब्लड दे करके या यूरिन दे करके। हेल्थ अथॉरिटी को इसके बारे में हमें जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, एक से दूसरे को बहुत तेज़ी से फैलता है। आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट को आइसोलेट करना है। ट्रीट द पेशेंट विद द क्लोरएम्फेनिकल, यानी कि ये मेडिसिन देना है। सिर्फ यही नहीं, हमें डॉक्टर को कंसल्ट करके करना है, ठीक है। तो इसका प्रॉपर वो होना चाहिए, ट्रीटमेंट होना चाहिए। फिफ्थ इज द डिसइंफेक्शन ऑफ द यूरिन एंड द स्टूल, स्टूल या यूरिन जो भी है उसको सेपरेट हमें वॉशरूम देना है पेशेंट को। द कैरियर्स हैव टू बी आइडेंटिफाइड एंड ट्रीटेड, किस वजह से हो रहा है, क्यों एक से दूसरे को फैल रहा है, वो सब भी हमें मालूम करना है। फूड हाइजीन रखना है। इम्यूनलाइजेशन विद द TB वैक्सीन, टीबी का ये वैक्सीन है जो कि हमें ले लेना चाहिए, जो कि हमें पहले से प्रिवेंट करेगा। और फिर वही लास्ट, हेल्थ एजुकेशन, इसके बारे में पूरी पूरी जानकारी लोगों तक पहुंचाना है। सेवंथ क्वेश्चन इज कॉजेटिव एजेंट एंड मोड ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द मलेरिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मलेरिया इज ए कम्युनिकेबल डिजीज, फिर से ये कम्युनिकेबल है, और ये किसके वजह से होता है? तो ये होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से होता है। और ये कैसे फैलता है एक से दूसरे को? तो इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। जब ये जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है जिसमें ये प्रोटोजोआ प्रेजेंट होता है, ये वेक्टर के जैसे मॉस्किटो काम करता है, तो ये जो मॉस्किटो एक पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन को काट के अगर फिर एक नॉर्मल पर्सन को काटता है, तो फिर ये जो मलेरिया का डिजीज़ है ये फैलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कैसे इससे बचा जाए? तो सबसे पहले इसको डायग्नोसिस कर लें, है ना, ब्लड सैंपल वगैरह दे करके, फिर हेल्थ अथॉरिटी को बता दें।
फिर नेक्स्ट क्या है, गुड ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, कहीं पर पानी वानी का ठहराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पानी स्टेगनेंट रुका हुआ पानी में ही ये मॉस्किटो जो है ये ब्रीड करते हैं, ये पनपते हैं। फोर्थ इज डिस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्किटो, मॉस्किटो का डिस्ट्रक्शन करना चाहिए, मारना चाहिए डीडीटी या केरोसिन यूज़ करके। प्रिवेंशन ऑफ मॉस्किटो बाइट बाय मॉस्किटो रिपेलेंट तो यूज़ करना चाहिए, या हमें मॉस्किटो मच्छरदानी वगैरह यूज़ करना चाहिए। सिक्स्थ है कि ट्रीटमेंट विद द एंटी मलेरिया ड्रग, अब अगर किसी पेशेंट को हो गया तो उनको क्यूनिन या फिर क्लोरोक्यूनिन दिया जाता है, ये भी हमें डॉक्टर को कंसल्ट करके लेना है। सेवंथ इज हेल्थ एजुकेशन अबाउट द प्रॉपर ड्रेनेज, हमें लोगों को ये अवेयरनेस, ये हमें जानकारी देना है कि ड्रेनेज का प्रॉपर होना कितना ज़रूरी है। अगर हम पानी का ठहराव रखेंगे या नाले वगैरह आजू बाजू हमारे पनप रहे हैं, या फिर ऐसे जगह पे पानी कोई ड्रम में या फिर कूलर वगैरह में वैसे ही हो रहा है और वहीं पे मच्छर पनप रहे हैं, तो ये क्या है, बहुत बड़ा एक रीज़न होता है मलेरिया उस एरिया में फैलने का। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन इज राइट द causative organism मोड ऑफ ट्रांसमिशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ टेटनस, टेटनस के बारे में पूरा जानकारी देना है। तो कॉजेटिव एजेंट इसका क्या होता है, तो कॉज्ड बाय द एक्सोटॉक्सिन ऑफ द क्लॉस्ट्राइडियम टेटनी, और ये ट्रांसमिट कैसा होता है, थ्रू द सॉइल होता है। प्रिवेंशन टेटनस, टेटनस हम बहुत सुनने में आता है कि जैसे कोई बहुत पुराना लोहा लकड़ है या हमें मार वगैरह लग गया तो हमें टेटनस का इंजेक्शन 24 घंटे के अंदर अंदर ले लेना रहता है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे प्रिवेंट करेंगे, इंप्रूवमेंट ऑफ द जनरल हाइजीन, हाइजीन हमें बहुत रखना है। एक्टिव इम्यूनलाइजेशन, अपने आप को हम वैक्सीन वगैरह लेकर के, हम पहले इंजेक्शन लेकर के हम उससे बच सकते हैं। जैसे प्रेग्नेंट वुमेन वगैरह होती है उनको पहले ही टीटी की इंजेक्शन दे दिया जाता है। फिर उसके बाद है फॉर इमीडिएट प्रोटेक्शन पैसिव इम्यूनलाइजेशन विद द ह्यूमन टेटनस इम्यूनलाइजेशन शुड बी डन, यानी कि हमें इससे बचना है तो हमें पैसिव इम्यूनलाइजेशन भी कर लेना है। पैसिव यानी कि इसके जो वैक्सीन वगैरह आते हैं वो हमें लगवा लेना है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन इज राइट द कॉजेटिव एजेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी जो होता है वो किस वजह से होता है, तो ये होता है हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है। और हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन इज मोर हार्मफुल देन द हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन। हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन कैन लीड टू द लीवर कैंसर, बाद में लीवर कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो हमें कॉन्टामिनेटेड सिरेंज या नेडल हमें यूज़ नहीं करना है ब्लड ट्रांसफ्यूशन के टाइम में। जब हम ब्लड किसी का ले रहे हैं या दे रहे हैं तो हमें बहुत ख्याल रखना है, सारे टेस्ट उसके करा लेने हैं कि वो सही ब्लड हम ले रहे हैं या ट्रांसफ्यूशन करा रहे हैं। सेक्सुअल कंटेक्ट बाय किसिंग, बॉडी सिक्रेशन लाइक द सलाइवा एंड स्वेट, इन सब से भी फैलता है। प्रिवेंशन क्या है, एक्टिव इम्यूनलाइजेशन विद द हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, यानी कि वैक्सीन पहले अगर हम लगा लिया जाए तो हमको हमारे अंदर वो ताकत आ जाएगी, इम्यूनिटी आ जाएगी इससे लड़ने के लिए। सेकेंड इज स्क्रीनिंग ऑफ द ब्लड डोनर ऑफ द HBV इन्फेक्शन, यानी कि अगर हम ब्लड किसी को दे रहे हैं, है ना, ब्लड डोनेट कर रहे हैं या किसी को देना पड़ रहा है तो उसको ये इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं, ये सारे टेस्ट हो जाने चाहिए। प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन ऑफ नीडल या सिरिंज होना चाहिए, या फिर यूज एंड थ्रो वाला है तो न्यू यूज़ करना चाहिए। फोर्थ इज़ हेल्थ एजुकेशन, हमें लोगों को इसके बारे में जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। 10th क्वेश्चन इज राइट द पॉजिटिव एजेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द लिप्रोसी, ये लिप्रोसी पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। इट इज़ अ क्रोनिक इन्फेक्शन डिजीज कॉज्ड बाय द माइकोबैक्टीरियम लिप्रे, ये किसके वजह से होता है, तो माइकोबैक्टीरियम लिप्रे की वजह से होता है। इसके क्या क्या पहचान है, तो हाइपोपिगमेंटेड पैचेस, पैचेस निशान आ जाते हैं, पिगमेंटेशन आ जाता है पार्शियल या टोटल, और जहाँ पे वो पिगमेंटेशन या फिर कलर चेंज होता है वहाँ पे कोई सेंसेशन नहीं होता है। सेंसेशन यानी कि उसमें दर्द, उसमें कुछ भी सेंस ही नहीं रहता है। थिकनिंग ऑफ द नर्व, नर्व थिकन हो जाता है वहाँ पे। प्रेजेंस ऑफ फास्ट बेसला इन द स्किन ऑन द नजल स्मेयर, वहाँ पे वो बैक्टीरिया का क्या हो जाता है, फास्ट ग्रोइंग हो जाता है, पूरा फैल जाता है, इसलिए वहाँ पे पैचेस हो जाता है और वो सेंसलेस हो जाता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलता है, तो लिप्रोसिस मेनली ट्रांसमिटेड बाय द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी जने को ये हो गया है, लिप्रेसी हो गया है, कोढ़ की बीमारी हो गई है, तो एक पर्सन जब वो इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में जो जो आएंगे
उनमें भी ये होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। समटाइम्स इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन थ्रू द नेजल एंड ओरल सिक्रेशन। ये वैसे भी हो सकता है जैसे कि जो भी हमारे छींकने से, खांसी करने से जो भी इसका ड्रॉपलेट निकलेगा वो इन्वायरमेंट में आकर वो दूसरों को भी इन्फेक्ट कर देगा, या फिर हम एक कोई भी कॉमन चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं वो इन्फेक्टेड पर्सन के साथ तो भी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? तो कंट्रोल है कि डिटेक्शन ऑफ द केस ऑफ लेप्रोसी, लेप्रोसी को जल्दी पहचाना जाए, डायग्नोसिस किया जाए। सेकंड है आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट को एकदम अलग कर दिया जाए, आइसोलेट कर दिया जाए, उससे किसी को कांटेक्ट में ना लाया जाए। फिर उनका ट्रीटमेंट शुरू हो, फिर रिहैबिलिटेशन ऑफ द पेशेंट विद द सुटेबल वर्क, फिर उनको सोशल एंड साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन, यानी कि ऐसे लोगों को बिल्कुल सोसाइटी से बाइकाट कर दिया जाता है। तो फिर से लोगों को समझा करके जब अगर उनका पूरा ट्रीटमेंट हो गया है, वो नॉर्मल हो गए हैं, तो उनको फिर से रिहैबिलिटेट कराया जाए। 11th इज राइट द कॉजेटिव एजेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एड्स। एड्स को कैसे हम किसकी वजह से होता है और कैसे इससे हम बच सकते हैं, दैट वी विल सी। तो कॉजेटिव एजेंट ऑफ एड्स इज it is sexually transmitted disease caused by the virus known as the human immunodeficiency virus। जो ये एड्स होता है ये किसकी वजह से होता है? ये तो ये वायरस की वजह से होता है। नाम क्या है? तो ह्यूमन इम्यून डिफिशिएंसी वायरस की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी का पूरा इम्यून सिस्टम, जो हमारे अंदर की ताकत होती है, क़ुव्वत होती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो छोटी सी भी बीमारी कुछ भी हो तो वो लंबा होता है, क्योंकि हमारे अंदर इम्यून सिस्टम ही नहीं रहता है। अब इसमें सिम्टम्स क्या क्या है? तो स्वेलन गर्ड्स इन द नेक, नेक में क्या आ जाता है? गांठें आ जाती हैं, आर्म पिट में आ जाती है, या फिर वेट लॉस बहुत तेज़ी से होता है, फीवर होता है, पर्पल एंड पॉट्स ऑन द स्किन, पर्पल कलर का स्पॉट्स वगैरह आ जाता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बाय द वेजिनल, एनल या फिर ओरल सेक्स की वजह से हो जाता है। सेकंड क्या है? कॉन्टामिनेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूशन, ब्लड इन्फेक्टेड ब्लड अगर ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए या दूसरा पेशेंट को दे दिया जाए। नेक्स्ट है कि कॉन्टामिनेटेड नीडल हो या फिर सिरिंज हो, उससे भी हो जाता है। फिर है मैटरनल ट्रांसमिशन थ्रू द प्लेसेंटा, माँ से बच्चे को भी हो जाता है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है? तो स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड डोनर ऑफ द, जो भी ब्लड हम कहीं से भी अगर कभी एक्सीडेंटली हमें लेना पड़ा तो हमें उसको पहले टेस्ट वगैरह कर लेना है कि कोई वो एड पेशेंट का तो नहीं था। स्क्रीनिंग ऑफ द हाई रिस्क ग्रुप लाइक द प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। यूज़ ऑफ डिस्पोजेबल सिरिंज, सिरिंज जो है यूज़ एंड थ्रो वाला होना चाहिए। एंड फोर्थ इज़ अवॉइडेंस ऑफ द मैनी सेक्स पार्टनर, ज़्यादा सेक्स पार्टनर नहीं रहना है। फिफ्थ इज ट्रीटमेंट विद द एंटीवायरल ड्रग एजाइड या फिर थीमाइडिन। इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट तो हमें डॉक्टर से मिलकर के ही लेना चाहिए। सिक्स्थ इज द हेल्थ एजुकेशन, और लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस देना चाहिए। इसके साथ ही ये एक चैप्टर का यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज का ख़त्म होता है, और ये बहुत ही स्पेसिफिक है और इसमें जितने भी क्वेश्चन है ये रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट है, आपको ये ज़रूर कर लेना चाहिए। और साथ में मैं पीसीआई की इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अभी तक टिल टुडे चेक कर लिया गया है, अभी कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन ना पीसीआई से आया है ना ही एग्जामिनिंग अथॉरिटी से आया है। इन द कर्नाटका जो एग्ज़ाम होने वाला था, जिनका एडमिशन 2020 में हुआ है, वो बच्चे अभी वेट कर रहे हैं डेट शीट का, लेकिन अभी तक वो डेट शीट नहीं आई है एग्ज़ाम का। लेकिन एग्ज़ाम ज़रूर होगा, इसलिए आप बिल्कुल इसको वो इग्नोर ना करें। एग्ज़ाम तो देना ही है, इसलिए अभी से प्रिपरेशन आप कंटिन्यूशन रखें, बीच में आप अपना ये पढ़ाई छोड़े ना, या फिर ऐसा सोचे ना कि कुछ और पोस्टपोन्ड या कैंसिल वगैरह होगा, क्योंकि एग्ज़ाम होना ही होना है। ठीक है, वो किसी दिन भी दे देंगे, और आपको आपको अपनी तैयारी रखना है। तो इसके साथ ही आप मेरे चैनल से बने रहें न्यू अपडेट्स के लिए, पीसीआई का हो या फिर राजीव गांधी का हो या फिर एग्जामिनिंग अथॉरिटी का हो। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।